नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल सुनील एकेडमी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न का अभ्यास करेंगे जो बीपीएससी द्वारा पूर्व में आयोजित की गई परीक्षाओं के हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 को पूरा किया था, जिसमें काफ़ी सारे पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास किया था। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिना देरी करते हुए आगे के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आगामी शिक्षक बहाली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 90 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। आइए दोस्तों, आज के शुरू करते हैं। आज 91 नंबर प्रश्न है, यानी आज का पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से या तमिलनाडु से। तो हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वे थे बिहार से, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष भी थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में वो चुने गए थे और 9 अगस्त को संविधान सभा की पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। यानी 9 और 10 दो दिनों के लिए सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अध्यक्ष बने थे और उसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष जो हो गए, अस्थायी अध्यक्ष, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए थे। यही जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो ये देखिए, यह 44वीं बीपीएससी प्री 2001-2 में जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न हैं। तो ये सारे प्रश्न जो है बेहद महत्वपूर्ण है और आगामी शिक्षक बहाली के लिए ऐसे ही प्रश्नों का तांता लगेगा और आप लोग देखते जाइए। अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न है आपके पास, देखिए इसके बारे में संबंधित कुछ जानकारी और दी गई है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ज्ञातव्य है कि वह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 और 10 यानी 2 दिनों के लिए सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी सदस्य, और उसके बाद में 11 तारीख को यानी 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये तो सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो होता है वो सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही गलत है। तो क्वेश्चन जो गलत ही पूछ रहा है, तो उपराष्ट्रपति जो है वो क्या करता है? उसका चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, ये सारे दल मिल के करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सारे दल के सदस्य मिल के चुनाव करते हैं। आइए दोस्तों, इसके बारे में और जानकारी देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा के सारे जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद किस में दिया गया है? 66। इसको याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार 66 में ही उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसके राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, और लोकसभा का जो होता है वो लोकसभा के जो सभापति होते हैं वो लोकसभा के सारे सदस्यों द्वारा मिल के बनाए जाते हैं, वही होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। और जो सभापति होते हैं राज्यसभा के वो उपराष्ट्रपति होते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64, अभी 66 के बारे में किसका जानकारी दिया गया था? उपराष्ट्रपति के पद के बारे में। लेकिन 64 में क्या दिया है कि अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी 64 तथा 89 के अनुसार क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होता है।
अगला प्रश्न है 94 यानी आज का चौथा प्रश्न। देखिए, आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि दोस्तों का भी भला हो जाए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सारे बीपीएससी के प्री क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, तो सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए आगामी शिक्षक बहाली के लिए। आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि भारत का जो प्रधानमंत्री मुख्य है, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो प्रधानमंत्री होता है वो केंद्र सरकार का होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, इसके बारे में दिया गया है कि 74 प्रधानमंत्री के बारे में किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 74 का 1। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा। क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। हमारा संविधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रमुखतः यह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। जो लोकसभा में जो बहुमत वाले दल का वो कौन प्रधानमंत्री जो होता है वो नेता होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय में राष्ट्रपति को संसूचित करे और जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। किस में दिया गया है, इसमें 78 में। अनुच्छेद 78 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति को जो सूचना चाहिए वो प्रधानमंत्री को देना अनिवार्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 98 यानी आज का 8वां प्रश्न कि सरकार के संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो विधायिका जो है वो न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों क्या है, स्वतंत्र है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, इसका आंसर बनाने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, शासन प्रणाली के सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती हैं, एक संसदीय और दूसरा अध्यक्षीय। तो भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। और नीति निर्देशक तत्व जो आया है वो आयरलैंड से आया है और मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से आया है। तो देखिए, भारत में जो ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था को व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। क्या करते हैं कि संसदीय जो शासन है उसको व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। कार्यपालिका जो होती है किसके द्वारा नियंत्रित होती है, विधायिका द्वारा। तथा राष्ट्रपति जो होता है वो न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। राष्ट्रपति जो है न्यायपालिका के प्रति क्या होता है, जवाबदेह नहीं होता है। तो यहाँ क्या देखें हम लोग, संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका जो है वो किसके प्रति नियंत्रित होती है, विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। और कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है, मंत्रिमंडल के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति या राज्यसभा के प्रति, या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए, यह 63वीं बीपीएससी परीक्षा का जो 2017 में आयोजित की गई थी उसका प्रश्न है। तो ये सारे प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सके। आइए दोस्तों, 99 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है, मंत्रिमंडल के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो लोकसभा का जो बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में जो बहुमत दल है उसी का नेता क्या होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। इसलिए प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है, तो लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होते हैं, यानी बहुमत दल का नेता होते हैं, मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, अतः वे भी लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह कब हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में हुआ है, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में या अनुच्छेद 76 में। तो ये अनुच्छेद 352 में एक बार मंत्रिमंडल का जिक्र हुआ है। मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र हुआ है किसमें? 352 में। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। और ये 352 जो है इसमें क्या है? आपातकाल की स्थिति है। कौन सा? राज्य आपातकाल, जिसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, तो गवर्नर जो है यानी राज्यपाल जो है किसी राज्य के, वो लिखित में जो है प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति को देते हैं, अपना पत्र जो देते हैं, और ये क्या करते हैं? यहाँ से राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है, ये तो देख लिया हम लोग। इसके बारे में दिया गया है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 में हुआ है। एक ही बार हुआ है, खंड 3 में किया गया है। अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में संसूचित करे। राष्ट्रपति जो है आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल जो है उसे लिखित रूप में संसूचित करे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? जो भारत सरकार जो है उनको कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यह प्रश्न जो है 44वीं बीपीएससी 2000 ईस्वी में जो आयोजित की गई थी उसी का प्रश्न है। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अटॉर्नी जनरल जो है वो कानूनी विषयों पर भारत सरकार को क्या करता है? परामर्श देता है। तो इसके बारे में आइए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। कौन करता है? तो राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। किसको करते हैं? तो जो उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने का उसके पास योग्यता हो, तो उसी को क्या करते हैं? अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत का जो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल को हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो अभी देखें हम लोग कि विधि मंत्री द्वारा तो नहीं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, यही सही है। लोकसभा के अध्यक्ष नहीं, प्रधानमंत्री नहीं। तो इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत का जो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी जो है नियुक्त होता है। देखिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में दिया गया है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। किस पे? राज्य सरकार को। राज्य सरकार को अगर परामर्श देना है तो एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। इसको याद रखिएगा, राज्य सरकार में एडवोकेट जनरल तथा राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। मतलब जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले को ही एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 165 के अनुसार। और अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आज़ादी के बाद भारत भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1956 ईस्वी में हुआ था। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत का पुनर्गठन हुआ था। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है कि लोकसभा का
लोकसभा का नेता कौन है, लोकसभा का नेता कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री होता है। इसका राइट आंसर बहुमत दल, लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में दिया है कि चूंकि अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। बहुमत दल के साथ साथ वो पूरी लोकसभा के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नेता सदन होते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। मतलब लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम जो आयु है किसी व्यक्ति की कितनी होनी चाहिए। तो 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होता है, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होता है, परंतु लोकसभा के चुनाव में जाने के लिए 25 वर्ष काफ़ी है, 25 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। तो 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए, 25 वर्ष से ऊपर होना चाहिए किसी व्यक्ति को, तभी वह लोकसभा का सदस्य चुना जा सकता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है। संसद का जो सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है। तो ये अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि संसद सदस्य लोकसभा में बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम उम्र है। अगला प्रश्न है, देखिए इसको संक्षिप्त में थोड़ा दिया गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह उस उम्मीदवार की जमानत राशि क्या होता है, जब्त हो जाती है, अर्थात तो वह अपनी जमानत खो बैठता है। देखिए किसी भी चुनाव में जो भी व्यक्ति होता है, जो चुनाव लड़ता है, उम्मीदवार होता है, उसको एक जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। अगर वह जो प्रत्याशी है 1/6 पूरे जो वोट का 1/6 भाग भी नहीं लाता है तो उसकी जमानत क्या होता है, जमानत जब्त हो जाती है, वो पैसा उसको वापस नहीं मिलता। अगर 1/6 से ऊपर ले आती है, कम से कम 1/6 भाग ले आती है तो उसकी जमानत जो राशि होती है उसको लौटा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में राजवाड़ सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 2026 तक ऐसे ही रहेगा, 2026 तक ऐसे ही रहेगा। देखिए इसमें दिया गया है कि संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा अनुच्छेद 81(3) के परंतु में संशोधन करके 2000 के स्थान पर लोकसभा में राजवाड़ सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित किया गया है। तब तक स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार वर्ष होगी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है, यानी 24, 25, 26 या 27। तो देखिए परिसीमन का 2026 तक रोक दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यह लेटेस्ट प्रश्न है जो 67वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, री परीक्षा, जो ये एक बार रद्द हो गया था और दूसरी बार री एग्ज़ाम हुआ था, उसी का ये प्रश्न है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो परमिशन किस वर्ष तक रोक दिया गया है, तो वो है 2026 तक। 1971 की जनगणना के अनुसार ही सीटों का भी आवंटन है। देखिए अगला प्रश्न है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। लोकसभा में यानी प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस पर, 1951 की जनगणना के अनुसार
1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर, या 1981 की जनगणना पर? तो देखिए ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। तो यह 42वीं बीपीएससी प्री का प्रश्न है जो 1997 में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। आगामी शिक्षक बहाली काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो बीपीएससी द्वारा पहले भी पूछे जा चुके हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर। तो इसमें किसकी जो है राज्य विधानसभा की सदस्यों की संख्या अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। क्योंकि देखिए मेघालय छोटा राज्य है, मणिपुर छोटा राज्य है, अरुणाचल भी है, तो ये जो है पहाड़ी एरिया है, तो इधर जो जनसंख्या घनत्व जो है बहुत कम है, इसलिए जो सीटों की राज्यसभा विधानसभा के सदस्यों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। देखिए इसके बारे में थोड़ा दिया गया है डिटेल में कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? तो 168 से 212 तक। इसको याद रखिएगा कि राज्यों के जो विधानमंडल का वर्णन किया गया है वो 168 से 212 तक इसके बारे में चर्चा किया गया है, राज्यों के विधानमंडल के बारे में। देखिए अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा अधिकतम न्यूनतम 60 सदस्यों को मिलाकर बनेगी। वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा जो है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की है जो 30 है, जबकि राज्यों में सिक्किम जो है 32 है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितना है? 30 है, और सिक्किम में क्या है? राज्यों में 32 है। इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा का कहा जाए तो वो है उत्तर प्रदेश, यानी 403 है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व भी काफ़ी ज़्यादा है, और भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है। और घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो है बिहार में। तो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा का सीट है वो कितना है? 403। उपयुक्त विकल्पों में अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मेघालय में भी 60 है, मणिपुर में भी 60 है, एक संख्या एक समान, तथा हिमाचल प्रदेश में क्या है? 68 की सर्वाधिक संख्या है। अतः अभिष्ट उत्तर क्या है? बी है। देखिए सारे में क्या है? 60 है, और इसमें क्या है? 68 है। देखिए कि अरुणाचल प्रदेश में भी 60 है विधानसभा का सीट, मणिपुर में भी 60 है, मेघालय में भी 60 है, परंतु हिमाचल प्रदेश है जिसमें 68 विधानसभा का सीट है। इसलिए सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, सदस्यों की संख्या सबसे अधिक पूछ रहा है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? अल्पसंख्यक के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री तथा उपराष्ट्रपति के पास। यह प्रश्न 2000 ईस्वी में पूछी गई थी 44वीं बीपीएससी परीक्षा में। देखिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य जो होते हैं मनोनीत होते हैं। तो इन्हीं के पास यह शक्तियाँ प्रदान है मनोनीत करने की। किसके पास? तो भारत के राष्ट्रपति के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसके बारे में थोड़ा दिया गया है जानकारी कि प्रश्नकाल में अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय में सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अब इसे निष्प्रभावी बना दिया गया। देखिए पहले राज्यसभा में जो था वो 12 सदस्य मनोनीत होते थे, 12 सदस्य राज्यसभा में, तथा लोकसभा में 2 सदस्य होते थे। लेकिन 2019 अधिनियम के तहत संविधान के 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अब इसे क्या कर दिया? निष्प्रभावी, यानी लोकसभा के दोनों जो सदस्य क्या मनोनीत होते थे उसको हटा दिया गया है। अब बस राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, लोकसभा में कोई मनोनीत सदस्य नहीं है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 या अनुच्छेद 333। तो क्वेश्चन एक बार और फिर से देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए 330 में, अनुच्छेद 330 में इसकी जानकारी दी गई है। देखिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा का कार्यकाल जो है पूरा होने के पहले ही भंग किया जा सकता है, वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जा सकता है? लोकसभा के कार्यकाल को भंग किया जा सकता है। यह 42वीं बीपीएससी प्री परीक्षा की प्रश्न है जो 1997-98 में आयोजन किया गया था। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सबसे अधिक प्रतिनिधि जो है लोकसभा में भेजता है वो है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा किस में है सीट है? तो उत्तर प्रदेश में। देखिए 120 नंबर प्रश्न है कि जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? लोकसभा में सबसे ज़्यादा तो देता है कौन? उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि दूसरे और तीसरे, तो दूसरा और तीसरा कौन है? दूसरे पर बिहार देता है। बिहार में कितना सीट है? तो बिहार में लोकसभा का सीट जो है वो 40 है। बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? 40 है। तो जहाँ तक लोकसभा प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो यह है ऑप्शन ए बिहार, तथा तीसरे पर है महाराष्ट्र। देखिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी दिया गया है कि प्रश्नकाल के समय 3 नए राज्य नहीं बने थे। उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 तथा महाराष्ट्र में 48 थी। वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों के गठन के साथ संख्या में परिवर्तन आया। अब स्थिति इस प्रकार है कि लोकसभा में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश 80 सीटें हैं, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र है जो 48 सीट, तृतीय स्थान पर पश्चिम बंगाल है जो 42 सीट, मध्य प्रदेश में 29 सीट, तमिलनाडु में 39 सीट, बिहार में 40 सीट। जो ये प्रश्न जो अभी पूछा गया है कि दूसरा, ये प्रश्न जो पहले के हैं अभी के नहीं है, इसलिए जो है अभी बदलाव हो गया है। 2000 ईस्वी के पहले का प्रश्न है जिसमें कितना था। 2000 ईस्वी के बाद के प्रश्न का ये है। देखिए कि लोकसभा में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश के कितने सीट? 80 सीट, महाराष्ट्र 48 और पश्चिम बंगाल जो है वो 42 और बिहार के जो है 40 सीट। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 121 लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1949, 50, 52, 54। तो इसका राइट आंसर है 1952 में जो है लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति बने थे जो बिहार के थे। देखिए लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य में हुआ था, यानी 25 अक्टूबर से 21 फरवरी के बीच में हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। देखिए अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का जो है विघटन नहीं होता है, अर्थात यह एक क्या है? अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर क्या होता है? निवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। देखिए हमेशा जो है 2-2 साल पे जो 1/3 यानी अगर देखिए कि 12 हैं अगर लोकसभा के सदस्यों की, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, तो उसमें से 4 जो है हर 2 साल पे 4 हटेंगे और नए जुड़ेंगे। हर 2 साल पे 4 हटेंगे और 2 साल पे और फिर 4 नए जुड़ेंगे। तो इसलिए ये जो राज्यसभा जो होता है वो अस्थायी सदन होता है, ये कभी विघटन नहीं होता है इसका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
देखिए इसके बारे में और जानकारी दिया गया है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उसकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। इस प्रकार किसी राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होगी इसका निर्धारण संविधान के 4वीं अनुसूची में दिया गया है। जनसंख्या के अनुसार राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य जो है आजीवन सदस्य होते हैं। गलत है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, ये सही है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, अवकाश नहीं करते हैं, निवृत्त होते हैं। बी और सी दोनों सही है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 125 नंबर कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा जो है वो क्या है? अस्थायी सदन है, अस्थायी है। ये कभी विघटन इसका नहीं होता है। प्रत्येक 2 साल पे इसका कार्यकाल जो होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 जो सदस्य होते हैं वो निवृत्त होते हैं और नए सदस्य उसमें जुड़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में कितने? तो 12 व्यक्ति को राज्यसभा में, लोकसभा में 2, लेकिन अब वो भी 2 को बंद कर दिया गया है, इसलिए राज्यसभा में 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। देखिए अगला है, इसके बारे में थोड़ा दिया गया है कि अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति को मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष विज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के चेयरमैन हैं भारत के उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के प्रधानमंत्री। तो हम जानते हैं कि राज्यसभा का जो होता है चेयरमैन होता है यानी अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। पदेन अध्यक्ष जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 128 नंबर है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी 2 सदस्य द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। तो देखिए ये जो लोकसभा का स्पीकर का जो चयन होता है वो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है, यानी जो पार्टी हार चुकी है, जिसके पास बहुमत है, जिस दल के पास, सारे को मिला के लोकसभा का जो स्पीकर का होता है, स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा इसको क्या किया जाता है, इसका निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न है, देखिए इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में दिया गया है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और राज्यसभा के जगदीप धनखड़ जी हैं तथा उपाध्यक्ष का पद एम थम्बीदुरई, उपाध्यक्ष जो है वो एम थम्बीदुरई है, उनको मिला है। ये 2014 से 2019 के पश्चात में रिक्त हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद के 2 सदस्यों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए। 2 सत्र होते हैं, यानी टोटल 3 सत्र होते हैं संसद के। एक मानसून होते हैं और 2 और होते हैं, एक गर्मी वाले होते हैं, एक मानसून होते हैं और एक और होते हैं ग्रीष्म कार्यकाल होता है। तो देखिए तो इसके आधिकारिक अंतराल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम से कम 1 साल में 2 सत्र हम चलना ही चाहिए। 1 साल में कम से कम 2 बैठक होना चाहिए। तो 2 बैठक होगा तो कम से कम 6 महीने, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है 132 नंबर कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? लेखा परीक्षण, लेखा से, केंद्र या राज्य, नीति कार्यान्वयन, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं। इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीति तथा कार्यान्वयन। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति तथा कार्यान्वयन इससे संबंधित है। 1 सेकंड दोस्तों।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न है, सॉरी 133 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन ए है कार्यकाली विधानसभा की समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति, प्रशासकीय विधान पर समिति, प्रत्यायोजित विधान पर समिति, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। ये जो है प्रश्न 67वीं बीपीएससी का प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है 132 नंबर क्या कहता है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली जो है किससे संबंधित है। लेखा परीक्षण लेखा से, केंद्र राज्य नीति कार्यान्वयन। अभी देखें हम लोग इस प्रश्न को कि ये नीति और कार्यान्वयन से संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस आधार पर आधारित है। संविधान पर, नियमित कानून के उचित प्रक्रिया, परंपरा पर, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यह 2022 का प्रश्न है 67वीं बीपीएससी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देखिए इसके बारे में दिया गया है कि भारत में जो न्यायिक प्रणाली संविधान होता है कानून तथा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है यानी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है राज्य सरकार का। तो वो कौन होता है, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है। इसके बारे में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, या कौन होता है बताइए। तो कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है इसके बारे में देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार 154(1) के अनुसार राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होता है वो राज्यपाल के हाथ में निहित होती है, और अगर यही होता है केंद्र की तो वो होता है राष्ट्रपति के पास। तो जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। राज्यपाल जो है अपना जो काम है या अपना पावर है वो खुद यूज करेगा या अपने किसी कार्यकारी सदस्य द्वारा आयोजित करवाएगा, मतलब उसका पावर का प्रयोग कर सकता है। देखिए अगला प्रश्न है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा। प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर है किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है उसको नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। जैसे अभी वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू, जो प्रथम आदिवासी महिला है जो भारत की राष्ट्रपति बनी है। देखिए यह 2018 बीपीएससी प्री का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखिए इसके बारे में थोड़ा दिया गया है डिटेल में कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के मुहर लगने आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुसार 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल सम्मिलित होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र क्या कर सकता है, दे सकता है। अगला प्रश्न है, देखिए कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। नेगेटिव ऑप्शन है यानी नहीं चुने जाते हैं। तो स्थानीय निकायों पंचायत के सदस्य से, स्नातक से, शिक्षक से, या उद्योगपति से। तो देखिए राज्य जो विधान परिषद का जो सदस्य है निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं, तो वो उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं। जो भी उद्योगपति होते हैं वो राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। देखिए इसके बारे में दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 171 के 3 के प्रावधान के तहत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। इसमें 1/3 जो सदस्य होता है स्थानीय निकाय द्वारा, 1/12 सदस्य न्यूनतम 30 वर्षों में, स्नातकों द्वारा 1/12 सदस्यों को न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे, जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है। अतः उद्योगपति श्रेणी से राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य का चुनाव नहीं होता है। देखिए आज का अंतिम प्रश्न है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जाता है।
तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि उस राज्य की विधानसभा द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसी भी राज्य में विधान परिषद की संरचना जो है अथवा विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये केंद्रीय संसद द्वारा किया जा सकता है, केंद्रीय संसद द्वारा किया जा सकता है। आइए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 169(1) के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है। संसद ऐसा तब कर सकेगी जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत पारित हो, तभी ये ऐसा कर सकेगी। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने लगभग 50 प्रश्नों का अभ्यास किया और ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस के कुछ और अन्य प्रश्न को हम जो बीपीएससी द्वारा पूर्व में आयोजित की गई प्रश्न है वो आगे अगले सेशन में लेकर आएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसका भी भला हो जाए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर डालिए कि वीडियो आपको कैसा लगा और इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।